गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जितना हमने पढ़ लिया है उसमें से कुछ सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आज पहला जो सब टॉपिक है अपना लोकसभा अध्यक्ष, हमने चूँकि संघीय संसद के बारे में अध्ययन किया है, उसमें लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और उस अध्यक्ष से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं वो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं हम, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य मिलकर के लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसमें एक प्रोटेम स्पीकर होता है जो कि लोकसभा सदस्यों को अर्थात सांसदों को जो शपथ दिलवाने का कार्य करता है। उसके बाद में लोकसभा के सदस्य आपस में मिलकर के अपने में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर जिसको हम कहते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है और इस अस्थायी या प्रोटेम स्पीकर की जो प्रमुख कार्य जो होता है वो सांसदों अर्थात लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाने का कार्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है। लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, श्री गणेश वासुदेव मालवंकर या जीवी मालवंकर। और अभी जो है वो है राजस्थान के कोटा बूंदी के सांसद श्रीमान ओम बिड़ला जी हैं, वो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। जब दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन होता है तब उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छी तरह से याद करें क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में कई बार सवाल कंपटीशन में भी आया हुआ है और ये वैसे भी आया हुआ है। सवाल ये है कि जब जॉइंट कॉन्फ्रेंस होती है, संयुक्त अधिवेशन जब होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसको लीड कौन करता है। इसका आंसर आएगा लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति करता, आहूत राष्ट्रपति करते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत के इतिहास में या भारतीय संविधान के इतिहास में आज तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। अर्थात कोई विधेयक, 2 तरह के विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। साधारण विधेयक में कानून निर्माण से रिलेटेड होते हैं और धन विधेयक जिसमें पैसे से रिलेटेड मामला होता है। अब कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसको कौन कहता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा महासचिव, लोकसभा के अंदर एक महासचिव होता है, उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब एक सवाल इसमें यह भी आता है आपके कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। नाम में आपको लगता है जेंट्स का नाम है, लेकिन मीरा कुमार ये महिला हैं जो कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे जो सिस्टम व्यवस्था, शासन व्यवस्था है, इसमें सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमारे संविधान में इम्पोज किया गया है। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। तो पहला सवाल देखते हैं इनका,
भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जहां फंडामेंटल राइट्स का प्रमुख उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और इसके साथ साथ एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो इसके अंदर हमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें समाजवादी तत्व भी दिखाई देते हैं, गांधीवादी तत्व भी दिखाई देते हैं। तो समाजवादी और गांधीवादी तत्व की अगर बात करें तो ये हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्वों में दिखाई देते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तो इनका आदेश भी ये नीति निर्देशक तत्व ही देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? इसका मतलब यह हुआ कि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, अर्थात सरकार के पास में अगर उचित या उपलब्ध संसाधन होंगे तो इनका क्रियान्वयन हो सकता है, अदरवाइज सरकार उसको मना भी कर सकती है। सरकार इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। अगर इनका कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिट जारी नहीं कर सकते। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व अगर सरकार के पास में संसाधन हैं तो वो इनको इम्प्लीमेंट कर सकती है, अगर संसाधन नहीं है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य नहीं है। अगला देखते हैं हम, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक से जहां राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है तो दूसरी ओर डीपीएसपी से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। इससे एक कल्याणकारी राज्य का उद्भव होता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान कार्य के लिए समान कार्य बताया गया है, और वो अनुच्छेद कौन से में बताया गया है ये मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया गया है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, तो आर्थिक न्याय भी नीति निर्देशक तत्व देने की कोशिश करते हैं। राज्य के जो समान कार्य के लिए समान वेतन 42 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? तो मैंने आपको बताया था जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ाया था, 51 का मतलब शुभ होता है और शुभ का मतलब शांति होती है। अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, या ऐसा हमें कार्य करना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो अनुच्छेद 51 को दोबारा याद करने का तरीका हम ये कह सकते हैं, 51 का मतलब हमारे यहाँ शुभ मानते हैं, शुभ का मतलब शांति होता है, अर्थात शांति और सुरक्षा का जो प्रोविज़न किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, वो अनुच्छेद 51 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए राज्य को ये कहा गया है कि आप ऐसे साधन उपलब्ध करवाएं या ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिल सके। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी 45 में अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है, और उधर मूल जो अधिकार हैं उसमें 21 के अंदर, और मौलिक कर्तव्यों में भी 51 के जो लास्ट वाला जो 11वां जोड़ा गया है वो मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, और ये सभी संविधान के संशोधन 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़े गए। अर्थात 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा RTE राइट टू एजुकेशन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, जो 3 जगह जोड़ा गया है। मूल अधिकारों में 21 के में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 45 के में, और
मौलिक कर्तव्यों के अंदर भी माँ बाप की भी ड्यूटी है कि वो बच्चों को पढ़ाए। वो मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंदर है, जो कि भारत के गोवा के अंदर लागू है। राज्य नीति निर्देशित तत्वों का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशित तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो इसका आएगा आंसर राज्य के लिए नीति निर्देशित तत्वों का महत्व है। हम अगला बिंदु देखते हैं, भारतीय संसद, जो कि मैंने आपको पढ़ा दी है। भारतीय संसद एक ऐसा ही जगह है, संस्था है, स्रोत संस्था होती है जो उस देश के लिए कानून निर्माण करने का कार्य करती है। भारत की संसद जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसके प्रमुख अंगों में जो हम बात करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। इस संसद को या व्यवस्थापिका को विश्व में अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में इस व्यवस्थापिका अर्थात लेजिस्लेचर का नाम संसद है। जापान में इसको हम डाइट कहते हैं, कहीं डूमा कहते हैं इसको, और अमेरिका के अंदर इसको कांग्रेस कहते हैं। हम इसके कुछ सवाल देखते हैं। भारत में संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? अभी मान लो सवाल आता है कि अमेरिकी संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर होता है कांग्रेस। लेकिन भारत के रेफरेंस में पूछ रहे हैं तो इसका आंसर होगा संसद। भारतीय संसद के अंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के भारतीय संसद बनती है। लेकिन आपसे पूछे कि इसमें कितने हाउसेज हैं, कितने सदन हैं, तो आपका आंसर होगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। अंग की बात करता है कि इसमें कितने अंग हैं या संसद में क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें राष्ट्रपति भी संसद में इंक्लूड होगा। राष्ट्रपति को इंक्लूड करने के पीछे कारण यह है कि कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पास होने के बाद में राष्ट्रपति के साइन के बाद में ही वो अधिनियम का रूप धारण करता है। इसलिए संसद का एक राष्ट्रपति महत्वपूर्ण अंग होता है। सदन की बात करें कि हाउ मनी हाउसेज इन इंडियन पार्लियामेंट, तो वहाँ आएगा आपका आंसर 2, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? अर्थात ये जो डायरेक्ट जनता का रिप्रेजेंटेशन करता है, रिप्रेजेंटेटिव जो हाउस है, प्रतिनिधि सदन जिसे कहते हैं, वो है लोकसभा, क्योंकि इसमें जनता का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, अर्थात ये जनता को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा जो होता है वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो आप यहाँ क्लियर कर लें कि जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है लोकसभा और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। और भंग नहीं होने का कारण ये है कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और जैसे ही 2 वर्ष के बाद में जिन व्यक्तियों का 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया, वो 1/3 व्यक्ति रिटायर होते रहते हैं और उन 1/3 व्यक्तियों की जगह नए सांसद इसमें अपॉइंट कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका होता है 6 साल, वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य पीछे से और ले लिए जाते हैं। इसलिए ये कभी भंग नहीं होता है। अर्थात राज्यसभा जो कि उच्च सदन है और द्वितीय सदन भी कहा जाता है और एक वृद्ध सदन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 30 वर्ष का व्यक्ति ही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। इसमें सदस्य आते रहते हैं और जाते रहते हैं, इसलिए कभी ये भंग नहीं होता है। अतः ये एक सदन जो है वो एक परमानेंट हाउस है। अगला सवाल हमारा जो है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा प्रमुख अंग है और राष्ट्रपति इसका तीसरा अंग है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होना चाहिए? अर्थात 2 सेशन, जैसे कि मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र जो सेशन चलते हैं, उनके अंदर मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? भारतीय संसद को अर्थात लोकसभा को, यहाँ भारतीय संसद का मतलब है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर भंग कर सकता है। आज तक कम से कम लगभग 9 बार लोकसभा भंग हो चुकी है। वैसे लोकसभा कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी लोकसभा भंग हो जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति उसको भंग कर सकते हैं।
भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें प्रतिबंधित होती है? न्यायिक समीक्षा से संप्रभुता प्रतिबंधित होती है, क्योंकि संसद भारत के अंदर संसद संप्रभु नहीं है, भारत के अंदर संविधान संप्रभु है। तो वो अगर संसद संप्रभु भी बनना चाहे तो वो किससे बाउंडेड होती है? न्यायिक समीक्षा, अर्थात न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा करके उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था के अंदर संसद संप्रभु नहीं है, यहाँ संविधान सर्वोच्च है, अर्थात संविधान संप्रभु है, न कि संसद। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध दूर करने के लिए संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अर्थात कौन बुलाता है या आहूत कौन करता है? इसका आंसर आएगा राष्ट्रपति। दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन होता है, जो आज तक केवल 3 बार बुलाया गया है, बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। अर्थात बैठक को आहूत करने को, बैठक होगी ऐसा कौन कहता है? वो राष्ट्रपति कहता है। बैठक आहूत करने के लिए राष्ट्रपति नॉमिनेट है, अर्थात राष्ट्रपति बैठक को बुला सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और इस बैठक को बुलाने का कार्य भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कंपटीशन की दृष्टि से, तो आप इसको क्लियर कर लें। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, संयुक्त अधिवेशन भारत में आज तक केवल 3 बार हुए हैं, दहेज संबंधी, बैंकिंग संबंधी और पोटा से संबंधी 62, 78 और 2002, केवल 3 बार हुए हैं। इनको बुलाने का कार्य राष्ट्रपति जी करते हैं और इनकी संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा एक जगह बैठती हैं और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ऐसे अधिवेशन को बुलाने का जॉइंट जो कॉन्फ्रेंस है जो होती है, अनुच्छेद 108 के तहत जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुलाने का प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 108 के तहत जॉइंट कॉन्फ्रेंस को राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 3 बार हो चुके हैं, इसमें 4 बार लिखा हुआ है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता करता है? क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये यहाँ 4 बार लिखा हुआ है, इसको आप 4 बार नहीं माने, ये केवल 3 बार हुआ है, 1962 में, 78 में और 2002 में। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार, यानी 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सवाल फिर आ गया है। संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? सत्र का अवसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और स्थगित की बात आती है तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल, जो कि इसमें प्रश्न वगैरह होते हैं। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल का होता है। उसके बाद 12 से 1 जो होता है वो शून्यकाल का होता है। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है? अर्थात कई तरह के विधेयक होते हैं, जैसे संविधान संशोधन विधेयक जो होगा उसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, ये विशेष बहुमत होता है। और साधारण बहुमत वो बहुमत होता है जिसमें आधे से ज़्यादा व्यक्ति अगर उसकी तरफ यस कर देते हैं तो वो पास माना जाता है। लेकिन चूंकि मामला संविधान संशोधन से संबंधित है, इसलिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत के अंदर क्या होता है? उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और वो भी दोनों सदनों के अलग अलग होना चाहिए। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद करती है, उसमें चेंज भी कर सकती है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसको आप मंत्रिमंडलीय भी कह सकते हैं, संघीय भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्रीय भी कह सकते हैं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशृंग संसद का निर्माण कब हुआ था? 1989 के अंदर।
उद्घाटन 1927 में मैंने बता दिया था पहले आपको वीडियो में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विषय को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 108 के तहत जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं। तो बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का हुआ और अध्यक्षता करने का जो अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष को होता है। संसद का निम्न सदन लोअर हाउस किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा लोअर अर्थात आप यूँ याद करें इसको, आपके कभी कंपटीशन में जब पेपर आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं तो लोकसभा लो आ रहा है, लोकसभा में लो, और उधर आता है लोअर हाउस, तो लोअर मतलब लोकसभा। और अपर हाउस जो है वो राज्यसभा, जिसको द्वितीय सदन कहा जाता है, वो द्वितीय सदन या उस सदन किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर आएगा राज्यसभा। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जा सकता है। अब हम अगला जो बिंदु होगा हमारा वो हम पढ़ेंगे भारत का प्रधानमंत्री, और भारत के प्रधानमंत्री का वीडियो मैं कल डालूंगा, लेकिन इसके सवाल में ये भारतीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये भी मैं आपको कल ही बताऊंगा। कुछ और ये लोकसभा अध्यक्ष मैंने करा दिया आपको, तो ये कुछ, चलो एक राज्यसभा है मेरे पास में। राज्यसभा चूँकि हमने पढ़ लिया है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्तमान के अंदर जो 17वीं लोकसभा चल रही है, या अभी जो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 245, और अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का चुनाव कौन करता है? अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि राज्यसभा के लिए राज्यसभा जो होती है वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है। पहली बात क्लियर कर लें। और किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे, ऐसा भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि राज्यसभा में राज्यों का सीटों का आवंटन जो किया गया है वो अनुसूची 4 के माध्यम से किया गया है। और सीटें कितनी होंगी इसका निर्धारण सेंसस, भारतीय जनगणना जो जनसंख्या है, सेंसस 1971 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि भारत के प्रत्येक राज्य की राज्यसभा में सदस्य संख्या उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर अलग अलग है। जैसे राजस्थान से 10 है, यूपी से 31 है, तो उस राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो उस राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य विधानमंडल के सदस्य अर्थात उस राज्य के एमएलए उसका चुनाव करते हैं। अर्थात विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। केवल और केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो आपका आंसर होगा संबंधित राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, और वो भी सेंसस 1971 के आधार पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या है, इसलिए वहाँ राज्यसभा में जो सांसद हैं राज्यसभा के उनकी संख्या भी सर्वाधिक है, 31 वहाँ की संख्या है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? प्रत्येक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और 6 वर्ष के बाद में रिटायर होते रहते हैं 1/3 व्यक्ति। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यहीं एक बार सवाल आता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम, तो उसका आंसर भी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तो उसकी मिनिमम न्यूनतम जो आयु होगी 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल है, किस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति सदस्य संख्या क्या है? टोटल संख्या का 1/10 भाग जो होता है
वो उसकी गणपूर्ति होती है। जैसे मान लो 245 के अंदर हम 10 का भाग देंगे तो 24.5 यानी अर्थात 25 व्यक्ति जब तक नहीं होंगे तब तक वो सदन नहीं चल सकता। राज्यसभा में 25 होंगे और लोकसभा में 545/10 तो 54 रेक 55 लोकसभा में होने चाहिए और राज्यसभा के अंदर 25 होने चाहिए। ये इनकी गणपूर्ति होती है 1/10 यानी 10वां हिस्सा। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल अच्छे सुने। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति अर्थात अध्यक्ष होता है, जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। वो पदेन सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति जी होते हैं, उनका अलग चुनाव होता है, लेकिन वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं अर्थात उस सदन के वो सदस्य नहीं होते हुए भी उस सदन के वो अध्यक्ष होते हैं अर्थात सभापति होते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों बाद लोकसभा को लौटाया जा सकता है? यहाँ धन विधेयक का मामला है, चूंकि धन विधेयक केवल और केवल पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा और लोकसभा में पास होने के बाद में राज्यसभा केवल और केवल उसमें 14 दिन की डिले कर सकती है अर्थात 14 दिन तक उस बिल को या उस विधेयक को अपने पास रख सकती है। 14 दिन के बाद में उसको पास करके लोकसभा के पास भेजना ही होगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता, इसलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। क्योंकि इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का चयन या नियुक्ति कर ली जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित मतलब नॉमिनेट या मनोनयन, तो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनयन कर सकते हैं। यानी 12 सदस्य नामित या नॉमिनेट या मनोनीत या मनोनयन सारे शब्द एक ही हैं। तो नॉमिनेट कर सकते हैं राष्ट्रपति, ऐसे व्यक्तियों का मनोनयन या मनोनीत कर सकते हैं जो कला, संस्कृति, साहित्य, सामाजिक सेवा, संस्कृति, सिनेमा जगत आदि के अंदर, खेल जगत आदि के अंदर विशेष ख्याति प्राप्त हों। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, मनोनयन कर सकते हैं। अगला सवाल आपके आता है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ। राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को हुई। ये आपको फैक्ट्स हैं, इनको याद करना होगा। भारत में किसकी स्वीकृति बना? कोई सरकारी खर्चा नहीं किया, संसद की स्वीकृति इसमें बहुत ज़रूरी है। और राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? राज्यसभा के अंदर सभापति और उपसभापति होते हैं। उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। इस प्रकार से जब उपराष्ट्रपति नहीं होंगे अर्थात उपराष्ट्रपति मतलब सभापति नहीं होंगे तो उपसभापति उस वक्त राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं। ये इस वीडियो में मैं आपको केवल इतना ही पढ़ाऊँगा। अपने घर पे रहें, सेफ रहें, क्योंकि कोविड-19 का बहुत ज़्यादा फैलाव हो रहा है। थैंक यू।